पिछले कोई एक पूरा साल जो वो खेला है, ही हैज बीन कंसीडिंग रन्स और विकेटें नहीं ले पा रहा। टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा, वो बड़ा बॉलर नहीं बन सकता, और वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। 8 साल बाद आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, और हमारी शायद ये लीग पहली होगी कि जो 5-6 साल या 7 साल एक ब्रांड बनी, जिसको सारे क्रिकेटर्स कहते थे क्वालिटी क्रिकेट, और उसके बाद लास्ट ईयर तक भी ठीक था। इस साल आपने उस ब्रांड को बिल्कुल बिठा दिया। आपके पास कोई प्लेयर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आप लोग ये बात मान लो कि ये जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जितनी भी पीएसएल की क्रिकेट है, जितनी भी लीग्स होती हैं, ये सब पैसे के लिए होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स टॉक क्रिकेट विद अजीब एंड ताहिर। मैं ताहिर सईद हूं और हम इस वक्त मौजूद हैं स्वाइप अप कैफे जौहर टाउन में, और मेरे साथ मेरे को होस्ट फैजान और अब्दुल्ला मौजूद हैं। कल हम लोगों ने एक बहुत शानदार फाइनल एंजॉय किया जी, पीएसएल 9 का फाइनल, जो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान था, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना तीसरा टाइटल जो है वो जीत लिया। सो कांग्रेचुलेशंस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज के एपिसोड के अंदर हम कुछ फेलियर्स को और कुछ सक्सेसेस को डिस्कस करेंगे। कौन से प्लेयर जो थे वो चले, कौन से प्लेयर जो थे वो नहीं चले, कौन सी टीमें जो थी वो चली, कौन सी टीमें नहीं चली, क्यों नहीं चली, ये सारी वजूहात, और आगे इन कौन से प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान की टीम के अंदर जाने चाहिए फॉर द वर्ल्ड कप एंड फॉर द अपकमिंग सीरीज ऑफ न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। सो सबसे पहले जो हम परफॉर्मेंस मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं वो लाहौर कलंदर्स। सर लाहौर कलंदर क्यों नहीं यार, लाहौर कलंदर 2 दफा की उन्होंने डिस्कस करने के लिए जितनी बातें दी हैं, मुझे लग रहा है हमारा एपिसोड हमें करना चाहिए, क्यों नहीं। पर प्लेयर पे भी अगर आए तो पर प्लेयर नहीं, पर प्लेयर आप ओवरऑल डिस्कस करें ना। आपके ख्याल में जी लाहौर की क्या गड़बड़ थी इस दफा? सर मेरा ख्याल है कि जैसे पिछली बार की टीम थी, इस दफा वो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कई प्लेयर्स इनके नहीं आए। कौन कौन? एक राशिद खान नहीं आया। पिछली दफा हैरी ब्रूक था, उसका हैरी ब्रूक नहीं, पिछले साल था। पिछले साल ये जो जीते थे 2023 में, उसमें हैरी ब्रूक नहीं था, वो नेशनल टीम में चला गया हुआ था। लेकिन हैरी ब्रूक जब तक रहा है टीम में, तब तक उसने अच्छा इंपैक्ट दिया टीम में। वो एक सीजन के लिए खेला है। उसके बाद डेविड वीसा की तरफ अगर आए तो देखें कि डेविड वीसा जो है वो भी अच्छा खेल रहा था। इस दफा थोड़ा सा उसके साथ उसकी इंजरी हो गई थी, वो मैचेस मिस कर गया था। आपके ख्याल में लाहौर कलंदर के साथ क्या हुआ? सर लाहौर कलंदर के खिलाफ साथ कुछ भी नहीं हुआ। लाहौर कलंदर के साथ ये हुआ कि इस बार टीम जेल नहीं हो पाई। जो उनके जो मेन स्ट्राइकर थे, जो मेन बॉलर थे, वो डिलीवर नहीं कर पाए। जिस तरह अगर आपने पिछले 2 सीजन या 3 सीजन उनके अच्छे जो थे उठा के देखे हो, तो उसमें जो परफॉर्मर थे फखर जमान, शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान, डेविड वीजे। तो जब ये आपके 5 प्लेयर, अगर आप इन पांचों की परफॉर्मेंस देख लें, लाहौर कलंदर की टीम खोले ना, आपके अगर 5 प्लेयर 11 में से परफॉर्म नहीं कर रहे जो आपके मेन प्लेयर हैं, तो आप फिर कोई भी टूर्नामेंट मेरे ख्याल में लाहौर के साथ इस दफा प्रॉब्लम ये हुई है। लाहौर पिछले जो 2 टूर्नामेंट जीती थी वो अपनी बॉलिंग के ऊपर जीती थी। ऑल्दो उनकी बॉलिंग जो थी वो फिर भी 200 रन कंसीड कर रही थी, लेकिन एट दैट टाइम उनकी बैटिंग भी चल रही थी। सो लाहौर की बॉलिंग क्या थी जी? शाहीन शाह अफरीदी था, हारिस रऊफ था, डेविड वीजा था, जमान खान था, सिकंदर रजा था, उसके अलावा राशिद खान था। ये पैक बॉलिंग थी बिल्कुल। शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान ओपनिंग कर रहे थे बॉलिंग से, बाद में हारिस रऊफ और राशिद खान आते थे, बीच में सिकंदर रजा 2 ओवर कराता था, बाद में फिर डेविड वीजा भी करवाता था, डेविड वीजा, और बाद में फिर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ आते थे। 160 रन आप बनाते थे, 170 रन आप बनाते थे, तो अगली टीम को पता होता था, या हम जो देखने वाले होते थे, हम लोगों को पता होता था कि ये चेस करना बहुत मुश्किल काम होगा। सो इस दफा अच्छा आपको अगर याद हो, अच्छा इस दफा तो हुआ ये है ना कि इनके बॉलर्स फॉर्म में नहीं थे। फॉर एग्जांपल शाहीन अफरीदी यूज्ड टू टेक विकेट्स इन द फर्स्ट ओवर, और ये अपने जो पहला पावर प्ले होता है उसके अंदर 2-3 विकेट ले जाते होते थे, और उसके बाद जो राशिद खान इंपैक्ट डालता था, एग्जैक्टली उठना ही नहीं देता था टीम को। बिल्कुल ठीक हो गया। सो इस दफा शाहीन शुरू में विकेट नहीं ले पा रहा, जमान शुरू में विकेट नहीं ले पा रहा, हारिस रऊफ पिछले कोई एक पूरा साल जो वो खेला है, ही हैज बीन कंसीडिंग रन्स और विकेट नहीं ले पा रहा। और विराट कोहली ने वो 2 छक्के मारे, तब से वो वाला हारिस रऊफ रहा नहीं। बिल्कुल सही बात है, वो तब से हारिस रऊफ रहा ही नहीं यार, पता है देखो इस मामले में मैं यही बिलीव करता हूँ जो वसीम अकरम कहता है, 4 ओवर करवा के आप बड़े बॉलर नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। सो जब तक हारिस रऊफ
टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा वो बड़ा बॉलर नहीं बन सकता, और वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सर देखें ना, अब टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो उनका जितनी विंडो होती है, जो उनकी फ्री विंडो होती है वो चली जाएगी। लीग्स कैसे खेलेंगे, चीजें कैसे करेंगे? यार क्योंकि इस साल पाकिस्तान सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस खेल रहा है। अब 5 टेस्ट मैचेस का कितना वर्कलोड होगा जो हारिस रऊफ टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकता? ये तो कोई वर्कलोड नहीं है। मतलब अव्वल तो वैसे तो पीसीबी को भी सोचना चाहिए कि यार पूरे साल में सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस, व्हाट द हेल यार। पाकिस्तान की जो पीसीबी की जो प्लानिंग है इस साल सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस, वेरी वेरी पुअर प्लानिंग। इट क्लियरली शोज कि पाकिस्तान के सेटअप के अंदर टेस्ट क्रिकेट इज नॉट इम्पोर्टेंट एनीमोर। ना टेस्ट क्रिकेट है आपकी, ना नवंबर तक आपकी वनडे क्रिकेट है। यार ये तो बिल्कुल फजूल बात तो उसके है। बाद जब आप प्लेयर को ये बता दोगे कि आपने सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट खेलनी है और हमने आपको पाकिस्तान खिलाना है और हमने आपको इतना बड़ा ब्रांड बना देना है, सिर्फ पाकिस्तान खिला के सिर्फ आपने 4 ओवर करने हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि 4 ओवर की क्रिकेट ये एंटरटेनमेंट है। जब आईपीएल शुरू हुआ था वो तब भी ये कहते थे एंटरटेनमेंट क्रिकेट। कभी भी उन्होंने ये चीज नहीं बोली, या किसी ने भी जब T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हुआ था तब भी ये कहा था कि एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट है। सही है। क्रिकेट सिर्फ टेस्ट मैच है। अगर आप आज भी किसी टेस्ट क्रिकेटर से पूछें या किसी भी पुराने क्रिकेटर से पूछें तो वो कहते हैं जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप और जो टेस्ट क्रिकेट है उसका मजा आप लोग इसमें नहीं ले सकते। क्योंकि मुझे खुद याद है कि हम लोग जब छोटे थे, इंग्लैंड में टेस्ट मैच होता था, न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच होता था, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच होता था, सुबह 3-3 बजे उठ के हम लोगों ने टेस्ट मैच देखे हैं। जिस तरह, और इसीलिए उनकी इतनी बड़ी बड़ी टीम्स क्यों हैं? क्योंकि वो लोग टेस्ट क्रिकेट एंजॉय करते हैं। अगर आप एंडरसन, ब्रॉड, इन सबको देखें, वो सब, अब मिचेल स्टार्क का क्या बयान है, वो कहता है कि भाई मुझे T20 खेलना है ना मुझे वनडे खेलना है, मुझे जब टेस्ट क्रिकेट मिलेगी तो मैंने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, उसमें आईपीएल हो जो मर्जी, उसने नहीं खेलना। इसीलिए वो इतना बड़ा बॉलर है, आज 25 करोड़ में इसलिए बिक रहे हैं वो। सो बेसिकली हारिस रऊफ का जो हम डिस्कस कर रहे थे लाहौर कलंदर के फेलियर्स में, वो हारिस रऊफ वाज एन इम्पोर्टेंट पर्सन। ऊपर से राशिद खान नहीं आया। राशिद खान की जगह इन्होंने जो इंक्लूजन की वो था जॉर्ज लिंडे आया था, और एक एहसन अब्बास, शायद एहसन अब्बास भट्टी नहीं, वो इनका पहले 2-3 साल से चलता हुआ आ रहा है। एहसन भट्टी जो वो इनके था, साथ 2-3 साल से चलता हुआ आ रहा है। ये कोई मतलब रिप्लेसमेंट नहीं थी फॉर राशिद खान। सो लाहौर के लिए बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज जो लाहौर ने गलत की वो ये कि इन्होंने अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिलाया। आप देखो, अब्दुल्ला शफीक 10 मैचेस खेले, 2 मैचेस में इन्होंने नंबर 6 पे भेजा उसको, वो नंबर 6 का प्लेयर नहीं था। अब्दुल्ला शफीक को आखिरी 2 मैचेस जब इन्होंने दिए हैं ऊपर तीसरी नंबर पे, उसे 2 50 मार दी हैं। अच्छा, दूसरा जो इनके साथ हुआ है वो ये हुआ है कि जी फखर जमान जो था वो फॉर्म में नहीं था। साहिबजादा फरहान चला है, लेकिन साहिबजादा फरहान इज नॉट अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान। सर अगर आप देखें इस चीज में, अगर आप देखें कि इन्होंने फखर जमान से टोटल ओपनिंग कराई है, हाँ, लेकिन अगर आप उसका रोल देखें, मतलब जो भी है, ये है तो क्रिकेट पीएसएल पाकिस्तान की ना, आपने यहीं से प्लेयर उठाने होते हैं। फखर जमान को हम लोग यूज करते हैं पीएसएल पाकिस्तान की टीम में 1 डाउन 2 डाउन, आपने यहाँ से पूरी ओपनिंग करा दी उसको। अगर मुझे तो ये लगा है कि वो पूरा सीजन इस बार जो है ना सिर्फ अपनी टीम ही बनाते रह गए, उनको समझ नहीं आई है कुछ भी। अगर ये लोग साहिबजादा फरहान को अगर इन्होंने रखना था, साहिबजादा फरहान अब्दुल्ला शफीक से ओपनिंग कराते, फखर जमान को 1 डाउन रखते, रजी वेंडरसन वहां पे भी तीसरे या चौथे नंबर पे खेल सकता था। हाँ। फिर 5वें नंबर पे आपका डेविड वीजे या कार्लोस ब्रैथवेट, क्योंकि जो इस सिकंदर रजा, इन लोगों ने जो इस बार मिडिल ऑर्डर के साथ अपने खेला है, खुद खेला है यार। आपका नंबर 5 पे तो शाहीन अफरीदी आ रहा था। नंबर 5 पे कभी शाहीन शाह अफरीदी आया है, पहले उसने 4 से 5 मैचेस जहादात खान को दे दिए उसके एक इनिंग के ऊपर के भाई नहीं कि आप बहुत बड़े प्लेयर बन गए हो, आपको मैंने पाकिस्तानी टीम में डाल देना है, आपको मैंने पता नहीं क्या खिला देना है। लेकिन इसके अंदर मुझे ये बताओ, आकिब जावेद पूरी दुनिया को क्रिटिसाइज करता है, हाँ, किसी प्लेयर को नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं छोड़ता सिवाय अपने प्लेयर्स के। अच्छा, और अपने प्लेयर्स के ऊपर भी वो बड़े शेखी मारता था 2 टूर्नामेंट जीतने के बाद कि जी हमने तो हारिस को और शाहीन को T20 के लिए प्रिपेयर किया। हाँ। ठीक, आपने देख लीजिए अपनी परफॉर्मेंस T20 के अंदर भी। ये होता है जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को कोई तोप चीज समझना शुरू कर दें और आप दूसरों की इज्जत ना करें। आपके साथ इस दफा जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। पुअर प्लानिंग ऑन लाहौर कलंदर्स पार्ट और very poor execution from Shaheen Shah Afridi, और I think there are lessons to be learned for Lahore Qalandars. Moving forward, कराची के साथ इस दफा क्या हुआ? सर कराची किंग्स को अगर आप देखें ना, मुझे नहीं पता, आप लोगों का अपना एक और वो होगा बताने का, पर मैंने जब ये टीम पेपर पे देखी थी ना
तो मैंने, आपको भी शायद याद होगा, मैंने पहले दिन आपको बता दिया था कि ये टीम क्वालिफाई नहीं करेगी प्लेऑफ्स के लिए, क्योंकि आप उनकी थिंकिंग देखें, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग टीम बना रहे हैं। जब उन्होंने आमिर और इमाद को निकाला या उन्होंने छोड़ा, जो भी था, जब ये लोग गए तो उनका एक प्रेस रिलीज आया था, जो भी उन्होंने मीडिया पे बात की, हम लोग रीबिल्डिंग फेज में। अब आपकी मैं रीबिल्डिंग फेज आपको मैं इनकी बताता हूँ। रीबिल्डिंग फेज 42 साल शोएब मलिक, रीबिल्डिंग फेज केरन पोलार्ड, रीबिल्डिंग फेज टेस्ट कैप्टन शान मसूद, रीबिल्डिंग फेज जेम्स विंस जो टीम से बाहर है, रीबिल्डिंग फेज में आपके तबरेज शमसी, रीबिल्डिंग फेज में आपके एक और कौन से प्लेयर थे इनके, मतलब इन्होंने जितने भी रिटायर हो गए ना, रीबिल्ड, ये लोग रीबिल्ड ऐसे करते हैं। तो फिर हमें नहीं समझ आती कि हमें बाहर बैठ के दिख रहा है कि ये चीज नहीं हो सकती है। एक बंदा किसी टीम का कोच है कहीं पे, आप उसको टीम में एज अ मेन हार्ड हिटर खिला रहे हो। एक बंदा जो किसी टीम, मतलब T20 टीम में उसकी जगह ही नहीं बनती, उसको आप ओपनिंग करा रहे हो। एक मतलब जितने प्लेयर टीम से बाहर हैं, उन्होंने वो सबको जेल किया और बोला ये आपकी टीम है, अब हम लोग रीबिल्ड कर रहे हैं। मुझे तो उनकी समझ नहीं आ रही, जो मुल्तान सुल्तान से इधर जो इनके मैनेजर आए हैं, उनकी क्या थिंकिंग थी कि उन्होंने शान मसूद को वहां से उठा के यहाँ किया। अगर मैं आपको बताता हूँ, आज अगर शान मसूद इस बार मुल्तान सुल्तान की टीम में होता तो वो टीम में नहीं होता। यार देखो, मैं शान मसूद को एक अच्छा क्रिकेटर समझता हूँ, लेकिन वो ना बहुत जगहों पे डिसअपॉइंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने एक एपिसोड के अंदर ये भी कहा था कि जब शान मसूद खेल रहा होता है ना टेस्ट क्रिकेट, तो लगता है कि वो T20 क्रिकेट खेल रहा है, और जब वो T20 क्रिकेट खेल रहा होता है तो लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे ही है। सो एक तो ये प्रॉब्लम था शान मसूद, एक तो शान मसूद की फॉर्म ही इस दफा बहुत बुरी थी। दूसरा, इन्होंने ओपन करवाया शान मसूद और टिम साइफर्ट से बार बार। ठीक, टिम साइफर्ट भी कोई बहुत अच्छा नहीं चला। टिम साइफर्ट भी टीम से बाहर है अपनी, ठीक, कोई एक आधा मैच खेलता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये ला रहे थे जेम्स विंस को। इनका अखलाक जो था वो बेहतर खेल रहा था शुरू के 2 मैचेस में, लेकिन इन्होंने अखलाक को बिठा दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद शोएब मलिक कुछ मैचेस में तो चला, लेकिन हर मैच में शोएब मलिक नहीं चल सकता। बिल्कुल सही। केरन पोलार्ड जो है वो हर मैच में नहीं चल सकता। सो द कॉम्बिनेशन, अच्छा, लेकिन मेरा अच्छा, बॉलिंग के बारे में ख्याल है, क्या ख्याल है? यही कह रहा था कि हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बॉलिंग की तरफ देखें तो कोई ऐसा नाम नहीं है उनकी बॉलिंग में। क्योंकि अगर बॉलिंग में सिर्फ एक तबरेज शमसी, लेकिन एक तो तबरेज शमसी भी बिल्कुल वो जो है आउट ऑफ फॉर्म रहा सर, है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर खरीदा था, आपको पता है? कौन? डैनियल सैम्स। बहुत बड़ा ऑलराउंडर। वो जितना बड़ा ऑलराउंडर है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतनी बड़ी रीबिल्ड बनाई कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर खरीद लिया, फिर डैनियल यार सैम्स को खिला वैसे दिया। इस दफा the quality of international players was very poor. I think it was because के कुछ सीरीज भी चल रही थी इधर उधर। सर, एक तो हमारे पास वैसे ही बड़े प्लेयर नहीं आते, ठीक है, और जो बड़ी टीम्स हैं वो अपने आप को वैसे ही इस टाइम पे रिजर्व कर लेती हैं बड़े प्लेयर्स, क्योंकि आगे आईपीएल आ रहा होता है। और जितनी छोटी टीम्स होती हैं उनको भी ये पता होता है कि अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो हम आईपीएल में चले जाएंगे, तो उनकी सीरीज चल रही होती हैं और वो पीएसएल में आते नहीं है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दिखा के, क्योंकि बहुत सारे मतलब ड्राफ्टिंग बाद में भी होती है, तो वो चीजें होती हैं। यार देखो ना, इस दफा बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही थी आईपीएल के साथ, पीएसएल के साथ। सो बांग्लादेशी प्लेयर नहीं आए। अफगानिस्तान की सीरीज चल रही थी आयरलैंड के साथ, सो अफगानी प्लेयर्स नहीं आए। उसके अलावा श्रीलंका की भी सीरीज चल रही थी, ठीक है, श्रीलंकन प्लेयर्स नहीं आए। सो मुझे ये टाइमिंग जो है ना पीएसएल की, ये समझ नहीं आ रही। सर, एक तो ना आपको सबसे पहले ये बात सोचनी पड़ेगी बैठ के, जो आपका ये PSL 9 था, ये 8 साल बाद आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। और हमारी शायद ये लीग पहली होगी कि जो 5 6 साल या 7 साल एक ब्रांड बनी, जिसको सारे क्रिकेटर्स कहते थे क्वालिटी क्रिकेट, और उसके बाद लास्ट ईयर तक भी ठीक था। इस साल आपने उस ब्रांड को बिल्कुल बिठा दिया। आपके पास कोई प्लेयर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आप लोग ये बात मान लो कि ये जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जितनी भी PSL की क्रिकेट है, जितनी भी लीग्स होती हैं, ये सब पैसे के लिए होती हैं। और इसके लिए आपको प्लेयर्स को पैसा देना पड़ेगा तो वो आएंगे। अब देखो, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट की विंडोज देखनी है। जिस सीजन में आईपीएल हो रहा होता है, उस सीजन के अंदर कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती। सर, वो क्योंकि वो सबसे पहली लीग थी ना, उससे पहले से बिग बैश होती थी, और बिग बैश भी इतनी बड़ी हाइप क्रिएट नहीं कर पाती और काउंटी होती थी। आईपीएल ने जगह ही वो चुनी थी जहां पे सीजन ऑफ होता था। लेकिन जो पीएसएल का जो पीएसएल के पास जो आया, इससे पहले बीपीएल होता था, बीपीएल के बाद पीएसएल होता था, लेकिन इस बार बीपीएल भी थोड़ा लेट हुआ। अब आप ये देखें कि ये बात हो रही है कि बीपीएल में पीएसएल से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं प्लेयर्स को। सीधी बात है, अगर आप एक चीज देखें, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अगर आप देखें, प्लेयर कितने बड़े बड़े प्लेयर खेल के गए। हमारे पास कोई प्लेयर क्यों नहीं आ रहा? हमारे पास प्लेयर सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि भाई, एक तो आपके पास
एक तो आप यहाँ पे ना उसको वो कर देते हो, सिक्योरिटी की वजह से आप बिल्कुल प्लेयर को बांध देते हो, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे प्लेयर इस वजह से नहीं आते। दूसरी बात पे प्लेयर इसलिए नहीं आते कि पैसे कम है, और तीसरी बात कि ये प्लेयर है कि यहाँ पे जो है ना आपको उस तरह की, जिस तरह के बाहर सारे प्लेयर्स आते हैं आईपीएल में, हम चीजें देखते हैं कि वो लोग खुल के रहते हैं, वो खुल के आप बात समझ रहे हो जाहिर किस है तरह वो के उस हैं। तरह से अब हमारा जो मुल्क है उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं वो चीजें, हाँ। तो उसमें हम लोग नहीं करते, जिसकी वजह से आपके बड़े प्लेयर मिस होते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ये मेरा नहीं ख्याल। सर ये एनीवेज कराची की तरफ से तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझे जो अच्छा लगा वो मेरा ख्याल है मीर हमजा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उसके अलावा हसन अली ने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की। हसन अली ने इस हसन बार अली ने- टूर्नामेंट में अगर उसको उन्होंने एज अ लीड बॉलर अपना खिलाया तो उसने लीड बॉलर करके दिखाया कि मैं बिल्कुल। लीड बॉलर हूँ। कोई शक नहीं। और मेरा ख्याल है कि एक और अच्छी फाइंड जो कराची की तरफ से मिली वो ये हमें इरफान खान न्याजी मिला। इरफान खान न्याजी सर, लास्ट टाइम भी इरफान खान न्याजी पिछले 2 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, पिछले 2 साल से वो गन फील्डर है वहां पे भी, पिछले साल भी उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। लेकिन आपको प्लेयर को बिल्ड करना पड़ता है जब आप Build इस करना जगह पे, पड़ता वो है। भी 30 से 35 रन का प्लेयर है, लेकिन अगर आपने उसको एज अ मिडल ऑर्डर या एज अ लोअर ऑर्डर आपने उसको यूज करना है तो आपको वो प्लेयर एनसीए में बिठा के बनाना पड़ेगा, और उसको बनाना चाहिए भी, क्योंकि वो जो फील्डर है, अगर आपके पास शादाब खान एक फील्डर और ये फील्डर हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके बॉल निकलने देंगे लोग पॉइंट से या गली से। इस दफा कराची की तरफ से सबसे बड़ा फेलियर कौन था? मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज सर मोहम्मद नवाज की तो बहुत देर से बुरी फॉर्म चल रही है, उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो पीएसएल सिर्फ पीएसएल और आपको ये देखना पड़ेगा कि मोहम्मद नवाज को प्लेटिनम कैटेगरी में खरीदा है उन्होंने। तो अच्छा, लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, मैंने अपने एक पॉडकास्ट के अंदर ये डिस्कस किया था और आई नीड योर ओपिनियन ऑन दिस। मेरा ख्याल है कि जो कोच है इनका, कौन था? फिल सिमंस। फिल सिमंस जो है, ही इज अ वेरी बैड कोच। वो जिस टीम में उसका गया track है उस record, टीम का बेड़ा बेड़ा गर्क किया बिल्कुल इसने। ऐसे ही इससे वेस्ट इंडीज का बेड़ा गर्क किया, हम्म। इसने उससे पहले जितनी भी बांग्लादेश या इस तरह की जो छोटी छोटी और टीमों आपको का। पता है एक बात और, पाकिस्तान के लिए कंसीडर हो रहा है। ओ नहीं, सवाल ही छितर पड़ेंगे अगर शेन वॉटसन ने तो अपना नाम वापस ले शेन लिया। वॉटसन ने वापस ले लिया। अगर इन्होंने इसको बनाया कोच तो बेड़ा गर्क हो बेड़ा जाएगा गर्क। पाकिस्तान की टीम आपने आपको पता है आपने मिकी ऑर्थर को कोच कब बनाया था पाकिस्तानी टीम का? कब? जब कराची किंग्स बिल्कुल फटे पे होती थी। क्या मतलब है? कराची किंग्स का कोच था पहले मिकी ऑर्थर 3 हाँ, साल, हाँ, ठीक और है। इन्होंने चौथे साल में उसको अपना कोच बना दिया था और 3 साल लेकिन की कोई नहीं, परफॉर्मेंस वो कराची की वजह से। देखो मिकी आर्थर बहरहाल ही इज अ वर्ल्ड रिनाउंड कोच। फिल सिमंस की क्रेडेंशियल्स जो हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। सो फिल सिमंस का कोच बनना मेरे ख्याल में ये बिल्कुल फजूल बात है। और देखो कराची के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। कराची का एक तो ये कि वसीम अकरम इस दफा टीम के साथ नहीं था, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची किंग्स, ठीक। सो जब ये टीम सिलेक्शन करते हैं तो वसीम अकरम शामिल होता है साथ। इस बार नहीं था, इस दफा नहीं था। सो ये वसीम अकरम को हटा के टीम सेलेक्ट इस बार जो उन्होंने मैनेजर का मुझे नाम याद नहीं यार आ वो रहा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। वो आई नो वो पहले जो इस्लामाबाद उन्होंने के लिया है साथ तो था। उन्होंने इस बार सारा कुछ उसके ऊपर छोड़ा था, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम बहुत अच्छा है। लेकिन अब मुल्तान सुल्तान्स को ये लोग समझते हैं कि ये, पर मुल्तान सुल्तान्स जो टीम बनती है ना उसमें अली तरीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। होगा। अली तरीन पूरा साल क्रिकेट देखता है, पूरा साल प्लेयर्स देखता है, पूरा साल वो फिर अपनी कोचिंग स्टाफ को बताता है कि भाई किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को नहीं लेना। अब आप इफ्तिखार अहमद की पिक देखें, उन्होंने प्लेटिनम में लिया है और उसने फिर कैसा परफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि कराची के फेलियर की एक वजह ये भी थी कि फिल सिमंस डिड नॉट प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ गुड कोच। सो लाहौर कराची के फेलियर से समझ आ गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ क्या हुआ यार? कोयटा ग्लैडिएटर्स का कुछ समझ नहीं आया। पहले 5 मैच में टॉप की टीम, सब कह रहे थे, मैं खुद कह रहा था कि शायद इनका और इस्लामाबाद का आप फाइनल में देख सकते हो। वो तो फेवरेटिज्म है ना आपका। वो ना, हाँ वो थोड़ा सा फेवरेटिज्म है, लेकिन मैं फिर भी अगर आप उनके 5 मैचेस देखो तो 5 मैचेस में आप सब यही थे, आप सबने देखा है कि उन्होंने किस तरह की क्रिकेट खेली उनका है। जो मेरे लिए जो सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी वो थी साउथ शकील सऊद शकील, जो उन्होंने उसको प्रमोट किया ओपनिंग और करवाई जो उसने परफॉर्म किया है। एक मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उस एक मैच में परफॉर्म करना था, जरूरी था, करना चाहिए भी था। और उनका लेट डाउन जो था आई थिंक जेसन रॉय और कैप्टन रायली रूसो, ये दोनों लेट डाउन से बहुत बड़े। वो दोनों प्लेयर उनके मेन प्लेयर्स थे, दोनों प्लेयर उनके नहीं चल पाए, जिसकी वजह से उनका, क्योंकि आप जब तक आपका कैप्टन परफॉर्म ना करे आप टीम को उस तरह लीड ही नहीं कर सकते हो। एक उनकी ख्वाजा नाफे भी बड़ी अच्छी, ख्वाजा नाफे, अच्छा, लेकिन ख्वाजा नाफे सिर्फ एक मैच में चला लाहौर के खिलाफ। उसके बाद वो उससे
बिट्स एंड पीसेस में अच्छी वो परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो कोई मतलब ये नहीं था कि जी हाँ, मेरा ख्याल है अकील हुसैन बहुत अकील अच्छा, हुसैन, ही उसने- वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मर। सर उसने एक इनकी मैच भी में हैट्रिक इनकी भी भी की अगर है। आप पिक्स देखें ना, अगर आप इनकी एज अ ऑन पेपर आप इनकी टीम देखें जो मैचेस से पहले आई थी, मैचेस से पहले जो इनकी टीम आई थी वो टीम इनकी बहुत स्ट्रांग थी। इसके अंदर वनिंदु असरंगा भी थे, इसके अंदर जो शरफेन रदरफोर्ड जो बीच में से 3-4 मैचेस जो उन्होंने मिस किए जो ये लोग हारे हैं। यार शेरफैन रदरफोर्ड किसी मकसद के लिए वापस गया था। हाँ। जो मैंने डिस्कशन सुनी वो ये थी कि जी शेरफैन रदरफोर्ड थोड़ी देर के लिए वापस गया था, फिर इन्होंने अपने वापस एक्सपेंस पे उसको वापस बुलाया। और ही खिलाया वाज अवेलेबल फॉर द वो जो लास्ट मैच था, qualifier। बट उसको इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि ये वापस चला गया था। क्या नॉनसेंस है। सर वो तो अब उनके मैनेजर ही सही बता सकते हैं, ये चीजें Anyways. तो सोशल मीडिया पे तो घूमती रहती हैं। चलो एनीवेज, मेरा ख्याल है कि जी ये हमने जो डिस्कशन की है कि जो 3 टीमें जो बॉटम पे रही हैं उनके हमने कुछ एनालिसिस किया कि वो क्या डिस्कस हुआ। अगले एपिसोड के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि जी कौन कौन से प्लेयर्स जो थे, इंडिविजुअल प्लेयर्स, वो उन्होंने कैसा खेला, फेल कौन हुए, अच्छा किन्होंने परफॉर्म किया, और कौन कौन जो है वो क्वालिफाई करते हैं फॉर द सिलेक्शन इन द पाकिस्तान टीम। सो मुझे और मेरे पार्टनर्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।